45 दिन मात्र? और अगर मैं ये कहूं कि ये 45 दिन भी काफी हैं अगर ईमानदारी दिखाई जाए तो? सुन के हैरान हो गए? खैर, मेरा ये जो बैकग्राउंड है, स्क्रीन है, वो देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे अंतिम 45 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में। ये जब आप ये इमेज देखते हो ना, तो यहाँ पे ये तो है, आपको पता है ये अंतिम मौका है, और यहाँ पे ऐसे दो रास्ते दिख रहे हैं। जब हम शायद 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तो हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम शायद द रोड नॉट टेकन हुआ करता था, और उसमें कहा जाता था कि हमेशा आउट ऑफ द लीग कुछ चुनो। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया है ना बेटा कि वहां पे लोग वो चीजें ज्यादा चुनते हैं जहां पे उनको आराम नजर आता है, जहां पे उनको भीड़ नजर आती है। और यही ये जो इमेज मैंने बनाई है वो इसीलिए ही बनाई है क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक तो शॉर्टकट वाला रास्ता है, 15-15 मिनट के सेशन करो और उसके बाद एक बहुत बड़ा लेवल 10 का एग्जाम क्लियर कर लो। वाह वाह वाह, सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही सपनों से भरा है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा है आपका सिलेक्शन का रास्ता, जो आपसे डिमांड करती है हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और उसके साथ साथ, क्योंकि आज का जमाना आपका यानी युवाओं का है, तो उसके साथ साथ डिमांड करती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दे सकती हूं, लेकिन हार्ड वर्क तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब ये जो भीड़ वाला रास्ता है ना, ये शॉर्टकट है। अब ये शॉर्टकट बड़ी खूबसूरत सी एक कन्या है आपके लिए, जो आपको बुलाती रहती है, बिल्कुल चीख चीख कर बुलाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि आप इसी जंजाल में उलझे रहो, और कहती है कि आ जाओ मेरे पास। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या कहना होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो अब आपको चुनना है कि आपको ये 45 दिन मेहनत करनी है या फिर शॉर्टकट ढूंढना है। देखो बेटा, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जब आप पूरा इंटरनेट छान मारोगे तो आप देखोगे कि रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। लेकिन इस रिसोर्स को लिमिट करना ही आपको, बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि उनका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा ये पूरा ही ऊपर वाले के भरोसे है, तो उनको और आपको ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट है ना, यही उसको अलग बनाता है। ठीक है, तो जो पूरा जो निष्कर्ष है इस पूरे डिस्कशन का वो ये है कि शॉर्टकट से दूर रहो। ये जो एल्यूरिंग शॉर्टकट्स है ना, एक झटके में, एक प्रहार में सब कुछ खल्लास, ये खल्लास कुछ नहीं होगा, ये आपकी जिंदगी खल्लास कर देगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना ये सेशन, जो है 45 दिन की रणनीति यानी 45 डेज की स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, वो इसी तरीके से ही काम करता है कि जब एग्जाम में ज्यादा दिन बचे होते हैं तो हम बिल्कुल आलस खाते रहते हैं, और उसके बाद जब एग्जाम आता है ना तो हमारे माइंड की कॉम्पिटेंसी या फटाफट काम करता है ना। देखते हो, एक रात पहले पढ़ करके पूरा एग्जाम पास कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कहा जाए कि अगर इस स्पीड से पूरे साल पढ़ो तो, लेकिन दिमाग उस स्पीड से नहीं चल पाएगा। तो उसी तरीके से आपका भी एग्जाम करीब है, और अगर आप अपने दिमाग को सीरियसली ट्रेन करोगे ना, तो ये वो कारनामे कर दिखाएगा जो शायद आपने 1 महीने 2 महीने साल भर 1.5 साल तैयारी करके भी जो नहीं आ पाएगा, वो शायद आप ये 45 दिन में अचीव कर लो। तो अगर ये आप 45 दिन में अचीव करना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उस हिसाब से दिमाग को ट्रेन करना है। एंड आज मैं आपके लिए एक लेकर आ रही हूँ एक स्ट्रैटेजी। देखो, ये कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ करोगे तो एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट अगर इसके साथ फॉलो करोगे, अपने रूटीन को इसके हिसाब से अगर बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के बारे में बता देती हूँ। हालांकि मुझे पूरा 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 यकीन है कि आपको एग्जाम का पूरा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने एग्जाम के बारे में भी पढ़ा, हमने 100 डेज स्ट्रैटेजी भी करी, तो पता होगा। लेकिन फिर भी एक रिकैप, और जो बच्चे आज ही आ ही रहे हैं, आज ही उनकी नींद ही खुली है, तो बेटा जब जागो तब सवेरा। और अभी उतना भी लेट नहीं हुआ है कि अब जागते ही आपको अंधेरा अंधेरा नजर आएगा, सवेरा ही नजर आएगा। लेकिन क्या है, आंखें खोलो तो सही। तो चलिए बता देती हूं मैं आपको। पहले तो एग्जाम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस एग्जाम की मतलब एग्जाम की चर्चा कर रहे हैं तो एग्जाम के बारे में तो पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम बेटा एक ऑफलाइन एग्जाम है, यानी कि ये ऑनलाइन मोड में नहीं लिया जाएगा, ये ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। और ये आपका एग्जाम होने वाला है 30 नवंबर को, यानी कि मैं 1-2 दिन त्योहार के मान लूं तो 45 दिन का लमसम आपके हाथ में बचा हुआ है। ठीक है, इस पूरे जो एग्जाम का ये जो सफर है, इसमें होंगे टोटल 120 सवाल, और इसके साथ साथ सिर्फ सवाल नहीं बल्कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस चीज से तो, इससे तो मतलब आपको बच के ही रहना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है ना, वो ऐसा बिल्कुल ऐसा असुर है कि ये अच्छे अच्छे मेरिट वाले बच्चों को निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्यूरेसी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो लगाने हैं, पर उसके साथ साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। लगभग आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है,
अब ये जो पूरा पेपर है ये 4 सेगमेंट्स में मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, मोटा मोटी के सेगमेंट्स में, ठीक है। पहला आपका है जीएस, जीएस में वो पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा आपका है इंग्लिश, ठीक है। तीसरा आपको ईपीएफओ सेंट्रिक सब्जेक्ट्स है, यानी कि लेबर लॉ वगैरह, इंश्योरेंस, ऑडिट, ये सब, ठीक है। तो ये आपके ईपीएफओ सेंट्रिक सब्जेक्ट्स हो गए। और चौथा आपका है बेटा क्वांट एंड रीजनिंग। तो ये 4 पैरामीटर, मतलब 4 फर्दर सब डिविजन्स हम कर सकते हैं पेपर का, कि जीएस है, जो कि मुझे लगता है कि जो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने जीएस तो पढ़ा ही होगा, मतलब मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आप ईपीएफओ की तैयारी तो कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये तो वैकेंसी 3-3, 2-2 साल में एक बार आती है ना। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपका वो जो जीएस का पार्ट है वहां पे मतलब थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा। इंग्लिश अगर सिविल सर्विस या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमने 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ा है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है, ग्रामर होता है, और आप ये यकीन मानिए कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं। मतलब इस भ्रांति में मत रहना कि क्वेश्चन जो है वो तो ऐसे ही हलवा पूरी जैसे आएंगे, 15 मिनट का सेशन हम देखेंगे और वो हलवा पूरी ऐसे लपेटेंगे और खा जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है बेटा, फिर वैसे ही वही होगा, हलवा पूरी बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये ईपी, उसके बाद फिर अगला है ईपीएफओ सेंट्रिक सब्जेक्ट्स, जो कि आपको खास ईपीएफओ के लिए ही पढ़ना है, जैसे कि लेबर लॉ हो गया, ठीक है। या तो आप लेबर कमिश्नर वगैरह के लिए पढ़िएगा, या तो फिर आप जो आपका लेबर सेंट्रिक एग्जामिनेशन है उसके लिए पढ़ते हैं। उसके बाद ऑडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे बैंकिंग वगैरह के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके ईपीएफओ सेंट्रिक सब्जेक्ट्स हो गए। और अगला है क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। एसएससी सीजीएल वगैरह जब देते हैं या फिर कोई भी जो ग्रेड बी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जब आप देते हैं तो उसमें क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ना होता है, ठीक है। तो मतलब क्वांट एंड रीजनिंग का बहुत हाई लेवल नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल ही होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन हाई रहते हैं, बट मोटा मोटी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके 4 जो है वो सेशंस हो गए हैं, ठीक। अब आते हैं जरा टॉपिक्स पे। ऐसे तो मैं इसको भी बार बार बता चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने कितने सवाल आएंगे और कैसे कैसे पढ़ना है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पर अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो भी आपको कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको मैं कहूंगी कि नहीं पहले जाकर के देख के आओ। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे मुझसे हेल्प मांग रहे हो, मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई, पहले आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर और ट्रैवल करो, वहां जाओ, फिर वहां से मेरे पास आना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप यहाँ भी सब कुछ वैसे ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं मैं फिर से लिख देती हूँ, फटाफट से लिखूंगी। तो पहला है इंग्लिश, जिससे कि 20 सवाल कहीं नहीं गए हैं, 20 सवाल तो आप मान के ही चलो, ठीक है। उसके अलावा क्या है बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 सवाल तो आप कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडियन पॉलिटी, है ना, 5 to 9 क्वेश्चंस, 5 to 9 क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, पर एक मोटा मोटी आप मान के चलो कि 5 से 9 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। इकोनॉमिक्स बड़ा जो है वो ऐसे 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 डोलता रहता है, ठीक है, बैगन जैसा है, वो कभी इधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ में तो 10 से पार चले गए क्वेश्चन, मतलब 8, 9 ऐसे चले गए, 11 भी चले गए, और कहीं कहीं पे एक ही सवाल आया। यानी पिछले साल जब आप बात करेंगे 2023 वाला, तो उसमें देखोगे कि एक ही सवाल था। तो भाई ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है। देखो यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल इसका नाम ही है, मतलब यूपीएससी का नामकरण ही कर दो अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो जब ऐसा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है तो आप ऐसा भरोसे तो नहीं जाओगे कि नहीं हम सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के जा रहे हैं और 8 सवाल ही करके आ जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स मतलब एक लमसम मान लो 7 से 10 सवाल, क्योंकि पिछले बार ही ऐसा अनूठा जो काम हुआ वो पिछले साल ही हुआ, उसके पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इकोनॉमिक्स जो है वो 7 से 10 सवाल आप मान लीजिए। उसके बाद आते हैं आईआर एंड लेबर लॉ, ठीक है, जिसका पूरा सेशन मैंने करवाया है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं एक फेवरेट पार्ट अभी बन चुका है, ठीक है। तो आईआर और लेबर लॉ से आप मान के चलो 10 से 15 सवाल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैडम पिछले बार तो आपने 20 बोले थे, तो ये 10 से 15 में कहाँ गई? तो याद करो माय डियर चाइल्ड कि सोशल सिक्योरिटी को साथ में ऐड किया था मैंने, सोशल सिक्योरिटी को भी ऐड किया था, और सोशल सिक्योरिटी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका लेबर लॉ इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे लॉज हैं, अलग एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने सोशल सिक्योरिटी की, स्टैटिक वाले पोर्शन की स्कीम्स में लेकर आऊंगी, तो आपको इसे चिंता करने की मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जरूरत है, ठीक है। तो आईआर और लेबर लॉ से आपको सोशल सिक्योरिटी से आपको कितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? 4 से 6, ठीक है। ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, ठीक है। ये 5 साल मैंने क्वेश्चन पेपर देखे और उसके हिसाब से ये बनाया है। चलिए उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। इससे है 10 से 15 सवाल, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी ऐसा शॉर्टकट मार के मत जाना, मैं बार बार कहती हूँ बच्चों को, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं बहुत सरप्राइज फील करती हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चों को लेकर देख के मैं बहुत सरप्राइज फील करती हूँ कि मतलब आप समझ रहे हो, देख रही हूँ मैं सेशंस को, जो अवेलेबल है, जो बच्चे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो बच्चे कोर्सेज नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर के सोर्सेज देख रहे हैं। और आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि भाई
4 घंटे में उन्होंने पूरा अकाउंट्स खत्म कर दिया, 2 घंटे में अकाउंट्स खत्म कर दिया, मतलब 1 घंटे में अकाउंट्स पार। अब अकाउंट्स बनाने वाला व्यक्ति सोच रहा है क्या मैंने इतनी आसान सब्जेक्ट बना दी कि 1 घंटे में बच्चे पार कर जा रहे हैं। वही हाल लेबर लॉ का है। मतलब आप सोचो कि नॉन लॉ बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, जिनको बेयर एक्ट समझना नहीं आता है ढंग से अभी, और वो बच्चे जो है वो ऊपर ऊपर से पढ़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नोट लुटा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि अरे ऊपर ऊपर से पढ़ लो सब, आधे घंटे में तुम्हारा खत्म हो जाएगा एक एक्ट, आधे घंटे में फैक्ट्रीज एक्ट। अरे मैं बोली अरे बाबा, अब मतलब मैं अपने सीनियर से अगर कहूंगी ना, मतलब ही इज अ लेबर लॉ एक्सपर्ट, तो मैं उनसे अगर कहूंगी ना कि आधे घंटे में फैक्ट्रीज एक्ट, तो वो मतलब क्या है कि अपना माथा पकड़ लेंगे, मेरा माथा चूड़ देंगे, कहेंगे कि भाई आधे घंटे में तो हम लेबर लॉ का सिनॉप्सिस भी नहीं पढ़ सकते। तो आप ये सोचिए कि जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर क्यों मानना है शॉर्टकट। मैं बच्चों से बार बार यही बोलती हूँ बेटा कि आप ना, पता है क्या, शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में ना आप और लॉन्ग कट में चले जाते हो। पता है क्या होता है, अब जैसे मैंने जब ग्रेजुएशन किया था, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मतलब मैंने बेसिकली 5 ईयर कोर्स किया है लॉ का, तो 5 साल काफी लंबा होता है। तो उस समय मुझे क्या लगता था, जैसे ही लॉ खत्म करूंगी ना, इतना लंबा कोर्स है, जैसे ही लॉ खत्म करूंगी वैसे फटाक से जॉब ले लूंगी। और मैंने भी शॉर्टकट मारने चालू किए, जब फाइनल ईयर में थी मैंने शॉर्टकट मारने चालू किए, इधर से थोड़ा उठा लिया, इधर से थोड़ा उठा लिया। एंड ट्रस्ट में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया ना, तो मुझे मतलब अपना पूरा जो हुलिया समझ में आ गया कि भाई पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। देन आई टुक टाइम कि नहीं भाई, अब मुझे पूरा अच्छे से कोरली पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, इसीलिए मैं आपको बार बार समझाती हूँ, क्योंकि बेटा आप लोग कहीं ना कहीं मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। तो मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं सारे सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट करा सकती, मैं इंग्लिश पूरे नहीं कंप्लीट करा सकती क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं बेटा मैं तो आधे घंटे में तुमको इंग्लिश का सर्वज्ञाता बना दूंगी, संभव है ये बात? नहीं संभव है। और इतने बड़े हो गए हो यार, इतने सारे धूर्त पाखंडी सब देखते हो पूरी दुनिया में, इतना बाइफरकेट नहीं कर पाते हो। चलो खैर छोड़ो, आते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से कितने हैं, 10 से 15 सवाल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को हल्के में मत लेना, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो 7 से 10 सवाल, हाँ, और इसके भी सेशन लेकर आऊंगी, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो 7 से 10 सवाल है। फिर आते हैं हम क्वांट पे। क्वांट यानी कि हमारा मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग से हमारा कितना हो जाएगा, 15 से 17 सवाल लमसम, ठीक है। साइंस के तो पीवाईक्यूज भी लेकर आई हूं मैं, तो साइंस से आपके 8 के 10 सवाल है, ठीक है। पूरा एक प्लेलिस्ट बना है बेटा पीवाईक्यूज का, जिसमें कि मैंने इंग्लिश और साइंस का सेपरेट पीवाईक्यू कराया है, ठीक है। और अभी कल से मे भी, मतलब अगले कल से, हाँ, कल से हम लोग ईयर बाय ईयर पीवाईक्यूज भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हम किस स्टेट में हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। साइंस से आपका 8 से 10 सवाल, और करंट अफेयर से 7 से 8 सवाल मान लो। लेकिन करंट अफेयर भी बड़ा दगाबाज है इकोनॉमिक्स की तरह। क्या करता है ये कभी तो बहुत सारे सवाल पूछ देता है और कभी बिल्कुल नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी 7 से 8 सवाल मैंने लिख रखे, पर ज्यादा हो सकते हैं, है ना, इस भ्रांति में मत रहना। क्योंकि देखो बेटा, हम जो बताते हैं ना आपको, वो हम पिछले जो साल है वो एनालिसिस के हिसाब से बताते हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि नहीं मैंने जितना बोला है उतना ही आएगा, तो भाई यूपीएससी में मेरे पिताजी तो नहीं बैठे हैं, ठीक है। जिनके पिताजी बैठे हैं उनका पता नहीं, पर मतलब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बैठा है यूपीएससी में कि वो मुझे बता सके कि भाई कितने कितने सवाल आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या है कि एक एजम्पशन, मतलब ऐसा मान लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, पर क्या होता है ना कि बार बार जो जो बहुत शक्तिशाली आदमी होता है ना, उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो ये याद दिलाने वाला फेज है आपको। अब हमारे पास जो टाइम बचा है बेटा, वो बचा है 45 दिन। 45 दिन वैसे तो बहुत कम होते हैं कहा जाए तो, लेकिन बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी जा सकती है इतने में। 45 दिन तो बहुत, मतलब अगर आप अपने मन में ठान लोगे ना, तो 45 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। 18 दिन में महाभारत लड़ी गई, तो आप मान के चलिए आपके पास तो 45 दिन है, ऐसी ऐसी कितनी महाभारत लड़ करके और आप जीत करके बैठ जाएंगे। तो 45 दिन कम नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं अकाउंट्स भी पढ़ाती हूँ ना, जो बच्चे रेगुलर हैं अकाउंट्स के लेक्चर्स में, उनको मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि बेटा स्मार्ट स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो कुछ टॉपिक्स है जिसमें कि 2, 4, 5 नंबर के कुछ सवाल आएंगे, या कुछ टॉपिक लेंदी हैं, तो उसमें अपना पूरा माथा खपाने से, या फिर अगर अकाउंट्स ही है तो अकाउंट्स में मैं क्या है लिमिटेड चीजें पढ़ाती हूँ, मतलब कि जितना जरूरी है आपको, जितना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ाती हूँ। लेकिन आप कहोगे नहीं भाई हमको पीएचडी करना है, करिए, मैंने मना तो नहीं किया, पीएचडी करिए, लेकिन एक स्कॉलर भी पीएचडी करने में कम से कम 3 साल तो लगाता है। तो आप सोच लीजिए कि 3 साल लगा के आपको अगला अटेम्प्ट देना है, या 45 दिन में तैयारी करके आपको ये वाला अटेम्प्ट देकर के ऑफिसर बनना है, तो ये तो सोचना आपको पड़ेगा। खैर, तो 45 डेज कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं अगर आप इसको ढंग से मेहनत करो। और पता है, 1 साल त्योहार नहीं मनाओगे ना, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 साल अगर आप थोड़ा सा जाकर के सिर्फ एक दिया जला दोगे, पटाखे नहीं फोड़ोगे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के एक ही दिन त्योहार मनाओगे, उसके 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक नॉस्टैल्जिक नहीं होते रहोगे, तो फिर उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा। लेकिन जो वो
जब आप सिलेक्शन होगा ना और उसके बाद जो अगला फेस्टिवल अच्छे से मनाओगे ना, अपने पेरेंट्स के, अपने जो भाई बहन है उनके चेहरे पे जो खुशी देखोगे ना, तो ट्रस्ट मी इट्स ऑल वर्थ इट। एकदम मतलब दिल खुश हो जाएगा, बिल्कुल एकदम दिल खुश कर देता। ठीक है, तो चलो, तो 45 डेज का हम स्मार्ट जो वो है वो करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। इतना तो आपको पता लग गया कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज देना है, कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, तो मैं अब आपको क्या करती हूँ कि एक वो शेड्यूल बनाकर देती हूँ। ठीक है, उस शेड्यूल को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, और इस शेड्यूल को इस स्क्रीन तक ही मत सीमित रखना, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट कह लो। ठीक है, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके, क्योंकि बहुत मेहनत, मतलब मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा ना तो मुझे, मतलब तुमसे ज्यादा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट में मुझे बहुत मेहनत लगती है। मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ, फिर आपके सेशंस रिकॉर्ड करती हूँ, देन घर का काम, देन ऑफिस का काम, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ। तो इसीलिए क्या है कि मैं ये शेड्यूल बना रही हूँ आपको, और आपको ऐसे का ऐसा शेड्यूल या इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन करके आपको अपने दीवार में चिपकाना है और रोज देखना है, और उसमें 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 ऊपर लिखना है आपको कि मैं एक ईपीएफओ एपीएफसी ऑफिसर हूँ। जब आप ये मैनिफेस्ट करते हो ना, जब आप इस चीजों को जीते हो खुद में, तो उसके बाद फिर आपका जो जोश है ना, आपको थकान का मौका नहीं आता है, आप उस जोश से बिल्कुल भरे रहते हो। तो चलिए आते हैं स्केड्यूल में, क्या कहता है स्केड्यूल हमारा, चलिए देखते हैं। बड़ा मेहनत लगा है बेटा। तो ये स्केड्यूल जो मैं बना रही हूँ वो ऐसा बना रही हूँ कि 6 days + 1 day। ठीक है, क्योंकि एक संडे आता है, तो संडे को जो क्या है कि फैक्ट्रीज एक्ट भी कहता है कि एक दिन की छुट्टी हर 7 दिन में जरूरी है ना, तो हमने भी दे दिया कि एक दिन की छुट्टी जो है वो जरूरी है। चलो ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले जानते हैं कि करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ें बेटा, जब आप ऐसे करंट अफेयर पढ़ें, तो ये मान के चलिए कि आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वो आपको वहां भी फायदा पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो आप कम से कम जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, जो मंथली कंपाइलेशंस है, कोई भी उठा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। रोज 1 घंटा ही पढ़िए, कुछ तो याद रहेगा, है ना। और फिर से मैं आपको यही बात कहूंगी कि इस भ्रांति में ना रहें कि एकदम 120 में 120 ही लाना है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि इतना कंपटीशन होने के बाद भी कट ऑफ जो है वो पूरा 300 का 300 तो जाता नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हाई यील्डिंग होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एकदम बिल्कुल ताड़ का पेड़ होता है, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट बन के चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो अगर आपने बहुत पहले से मेहनत शुरू कर दी और आप एक्सपर्ट बन के चढ़ रहे तो वेल एंड गुड। लेकिन कुछ चीजों को क्या है कि आप थोड़ा किस्मत पे और थोड़ा कम मेहनत पे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी कुछ छोड़ो। लेकिन अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो ये डायनेमिक सब्जेक्ट्स है वो इधर उधर हो सकते हैं, पर स्टैटिक बिल्कुल तीर एकदम मछली की आंख में ही लगेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है वो आप मंथली कंपाइलेशन ले लीजिए। कब से ले लीजिए, तो जनवरी से ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको दिसंबर से लेना चाहिए, पर आप जनवरी से भी ले सकते हैं। जनवरी से लेके कब तक का, तो अक्टूबर तक का। ठीक है, जनवरी से अक्टूबर तक का आप करंट अफेयर जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम स्टडी प्लान पे। जैसा कि मैंने आपको बोला 6+1 का स्टडी प्लान बना रहे हैं ना, 6 पे 1 फ्री नहीं है, 6 दिन पे 1 दिन का आपको ब्रेक मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका प्लान है वो इस हिसाब से चलेगा कि जो रेगुलर बच्चे हैं वो तो डेली पढ़ सकते हैं, अपना दिन भर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो वही वाली बात है, मिठाई का डब्बा खुलेगा सब में बटेगा, तो ये सबके लिए है बेटा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1 घंटा जो मतलब कि शुरू का मतलब जो 1 घंटा है वो आप दीजिए इंग्लिश को। ठीक है, क्यों तो बोल रही हूँ मैं इंग्लिश को, अब कुछ कहेंगे कि भाई हम तो ब्रिटेन से सीधा यहीं लैंड किए हैं, तो हमको तो इंग्लिश में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ बच्चे कहेंगे। मुझे कोई इस बात में मुझे कोई शंका नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है एपीएफसी एग्जाम्स में, क्योंकि इस बार कंबाइन हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है बेटा वहां पे गलती होने का स्कोप हो जाता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। और 20 सवाल है, तो 120 में आप समझ रहे हैं 20 सवाल अगर आपने सही कर दिया, आपके वोकैब्स वगैरह प्रॉपर हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आप बाकी बच्चों से कितना आगे बिल्कुल झंडा लेके दौड़ते चले जाएंगे। और ये एक रिले रेस की तरह है बेटा, जो शुरू से आगे दौड़ रहा है, मतलब उम्मीद है कि वो इसको पार ही कर जाएगा। ठीक है, तो 1 आवर आप इंग्लिश पे दीजिए, 1.5 आवर कम से कम आप रीजनिंग क्वांट पे दीजिए, प्रैक्टिस पे। अब ये जितने भी है ना बेटा, ये रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सब प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स है। आप सोचोगे ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो ऐसा करते हैं कि एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, मतलब कि उसके बाद फिर दूसरा, पहले पूरी रोटी चट करेंगे, फिर पूरी सब्जी चट करेंगे, फिर पूरी दाल खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं। अब उनका स्ट्रैटेजी है भाई, वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी चल रहा है, पर इत्तेफाक की बात यह है ना कि यूपीएससी इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता है। नहीं तो फिर वो भी यही कहता कि 15 मिनट का पेपर देंगे हम आपको, जिसमें आप मैथ्स बनाइएगा, 15 मिनट देंगे तो इंग्लिश बनाइएगा, 15 मिनट देंगे तो फिर
रीजनिंग बनाइएगा, 15 मिनट देंगे तो फिर आप लेबर लॉ बनाइएगा, ऐसा यूपीएससी भी कहता। बट यूपीएससी चाहता है कि आप बिल्कुल खिचड़ी में भी सब कुछ अलग अलग कर सके, मतलब कि पूरे पूरे मिक्स क्वेश्चन में। मतलब मैं जब पीवाईक्यूज बना रही थी, आपने पता नहीं पीवाईक्यूज देखे कि नहीं देखे अभी तक, लेकिन तैयारी करने का जो पहला रूल है वो यही है कि पहले पीवाईक्यू खोल के देखो। लेकिन अब सबका अपना अपना तैयारी करने का तरीका है। लेकिन जब मैं पीवाईक्यू देख रही थी ना, तो इतना ज्यादा मिक्स एंड मैच था। इंग्लिश के सवाल तो चलो फिर भी ठीक थे, 20 सवाल एक साथ थे। उसके बाद एक क्वेश्चन लेबर लॉ का, एक क्वेश्चन इंश्योरेंस का, एक क्वेश्चन अकाउंट्स का, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का। अब तुम सोच रहे हो कि हमारा दिमाग किस हिसाब से सोचना चाहिए। तो जो लोग भी बच्चे भी ये गलती कर रहे हैं ना कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं बेटा। मैंने जब लेक्चर लेना लेबर लॉ का शुरू किया था, तभी मैंने आपको कहा था कि कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इसको तो प्रैक्टिस करते ही रहो, ये सदाबहार चीज है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मैडम जो है वो ऐसे ही बोल रही हैं, ऐसा इन्होंने कुछ बोला नहीं था, तो जाके 100 डे स्ट्रैटेजी देखो। वहां मैंने शुरू से अंत तक आपको यही कहा कि इंग्लिश और रीजनिंग को मत छोड़ना। ये हाथ पकड़ोगे ना तो बहुत आगे तक सेल करके चले जाओगे, ठीक है। तो चलिए 1.5 आवर आपका रीजनिंग और क्वांट हो गया, ठीक है। 2 से 3 आवर आपको जीएस पढ़ना है। जीएस पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। मतलब जो आपके लेक्चर्स हैं, अगर आपने लेक्चर्स नहीं किए हैं तो लेक्चर्स करने हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटा आपको कम से कम देना है किसमें भाई, या तो पीवाईक्यू या तो मॉक टेस्ट। पहले पीवाईक्यूज दो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो। क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, मार्केट इतना खराब हो गया है कि मॉक टेस्ट के चक्कर में कुछ भी चल रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि बच्चा पीवाईक्यू देख के तो नहीं आएगा, बच्चा हमारे भरोसे, हम उनको दाल रोटी कोर करके खिलाएंगे। अब वो दाल रोटी में नमक तेज कर दे, मिर्ची तेज कर दे, बच्चे को क्या पता, क्योंकि बच्चा ओरिजिनल डिश तो टेस्ट करके आया ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि पीवाईक्यूज जो है उसको पहले करिएगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं आसानी हो, ठीक है। तो ये आपका जो रेगुलर बच्चे, मतलब जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, वो इसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल है बेटा, वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 3 आवर मॉर्निंग और प्लस 3.5 आवर्स इवनिंग। इतने का स्लॉट ले सकते हैं। सुबह के 5 बजे उठ जाइए, 8 बजे तक पढ़िए, ठीक है। फिर 9 बजे ऑफिस जाइए, इतना तो करना पड़ेगा बेटा। और उसके बाद 6 बजे ऑफिस आ रहे हैं तो 9 मतलब 8 बजे बैठिए और 11 बजे तक पढ़िए, ठीक है। 11 साढ़े 11 जो भी, मतलब 6 घंटा कम से कम निकालिए, ठीक है। उसके बाद क्या जरूरी है आपके लिए, तो आपके लिए पीवाईक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे नहीं कि हल्का हल्का वाला पीवाईक्यू कर लिया और भारी भारी वाला छोड़ दिए। एक एक क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये एग्जाम ऐसा है कि हर साल आता भी नहीं है, तो पीवाईक्यूज को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि आपको ऐसे अपना माथा खपाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन मिलता है तो आंसर नहीं मिलता, आंसर में ABCD लिखा रहता है, अब उसका आंसर एक एक ढूंढो, तो बड़ा बड़ा मुश्किल सा काम है। और आपकी मुश्किलों को हल करना ही तो हमारा काम है। तो हम कल से ही ये प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कराई जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब आते हैं हम किसमें, तो एक आपका वो लेकर आते हैं, मतलब एक शेड्यूल देखते हैं कि किस तरह से जो रेगुलर बच्चे हैं, मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक सुबह का स्लॉट बनाओ, ठीक है। मान लेते हैं 7 से 9 का स्लॉट आपका इधर उधर हो सकता है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे ना, इसमें वो सारे फैक्चुअल चीजें याद करोगे, ठीक है। फैक्चुअल लर्निंग करोगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में तो फिर भी समझने का है, जिस चीज में आपको रटना है, आपको याद करना है, वो आप करिए 7 से 9, क्योंकि दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, फटाफट से काम हो जाएगा। और उसके बाद फिर ब्रेक लो एक अच्छा सा, और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करो, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करो। पर ब्रेकफास्ट में कृपा करके कचौड़ी, जलेबी, समोसे और दही पराठे और ऐसे ढेर सारा खाना मत खाना, क्योंकि ढेर सारा खाने के बाद फिर एकदम बढ़िया कुंभकर्ण वाली नींद सोने वाले हो। तो लाइट ब्रेकफास्ट करो, मतलब बीट एनीथिंग, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं कर रही कि यही खाओ, क्योंकि मैं डाइटिशियन तो हूं नहीं, मैं तो आपकी फैकल्टी हूं। तो आप कुछ भी ऐसा लाइट सा ब्रेकफास्ट करो जिससे आप एनर्जेटिक रहो, ठीक है। लिक्विड ज्यादा लो बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो वाटर कंटेंट आपके बॉडी में जितना रहेगा उतने ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्लॉट लो वो लो 9:30 से लेके 11:30। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकफास्ट नहीं भाई मेरा 1 घंटा ब्रेकफास्ट होगा, तो कोई नहीं, इसको 10 बजे कर लो, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये 9:30 to 11:30 में आप जीएस के लेक्चर्स कर लो, जीएस या जो भी सब्जेक्ट आप शेड्यूल बना रहे हो। और ये जो बेटा ये शेड्यूल है ना, ये शुरू के 4 वीक का है, मतलब कि 30 डेज का है, ठीक है।
ये आपका 30 डेज का स्केड्यूल है, मतलब 4 हफ्ते आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। अब 9:30 टू 11:30 आपने क्या किया, जीएस के लेक्चर्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लंच के लिए आप उठ सकते हो, या तो आप पहले पढ़ लो फिर लंच करो, लंच कर लो पहले पढ़ लो, जो जैसा आपको ठीक लगे, जितने बजे आपका खाने का हैबिट है। 1 घंटे लंच किया, उसके बाद 12:30 से लेकर के आपने 2:30 तक आपने प्रैक्टिस किया, यानी कि मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस किया। 1 घंटा, मतलब सॉरी 2 घंटा, 2 घंटे से ज्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। 2 घंटे बस, 1 घंटे मैथ्स 1 घंटे रीजनिंग, उतना करो। क्योंकि बेटा मैथ रीजनिंग ऐसा है ना कि छोड़ दोगे ना अगर, तो फिर वो छूट ही जाएगा, फिर वो एग्जाम में गोल होगा, ठीक है। तो आपने 2 घंटे क्या है मैथ्स रीजनिंग करा, एंड देन टेक अ नैप, क्योंकि पढ़ लिए हो दिमाग थकता है, दिमाग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम मैराथन में दौड़ा जा रहा है ना। तो नैप लिया एक आपने, अच्छा सा पावर नैप लो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 2:30 से 1.5 घंटे का, मतलब 1 घंटे का नैप लो, आधे घंटे उठने में उबासी उबासी लो, और उसके बाद बैठो 4 बजे, और 4 बजे से लेके 6 बजे तक उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो ईपीएफओ सेंट्रिक सब्जेक्ट है, यानी कि लेबर लॉ हो गया, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, अकाउंट, जो इच्छा हो उसको 2 घंटे पढ़ो। आप लेक्चर पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। उसके बाद फिर टेक अ ब्रेक, फिर एक ब्रेक लो, इवनिंग चाय वाय पियो, खाना वाना खाओ, कहते हैं ना 7:30 से पहले खा लेना चाहिए, तो आराम से खा पी लो। और उसके बाद 7:30 से लेकर के 8:30 तक 1 घंटा इंग्लिश बनाओ। दो यू लैंडेड फ्रॉम ब्रिटेन, नॉट एन इशू, लेकिन फिर भी आप क्या करो, अमेरिकन ब्रिटिश कुछ भी रहो, लेकिन पहले आप इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाओ, ताकि आपका जो 20 नंबर इंग्लिश का है वो इंश्योर हो सके। और उसके बाद फिर जब 8:30 हो गया, फिर आप थोड़ा आराम करो, अब मतलब होता है थक जाते हैं अपन, थोड़ा मोबाइल वोबाइल चलाया, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से लेके 10 बजे रात में 1 घंटा करंट पढ़ लो। ये है आपका 1 घंटा करंट पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यही चीज मैं कहूं किसके लिए भाई, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो बेटा वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम लोग के लिए भी डिफिकल्ट होता है, बट क्या होता है ना कि मोटिवेशन भी बना रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि भाई हम अर्न नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ करियर नहीं है, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक तो होता है, तो आप इसी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सुबह के 3 घंटे और शाम के 3.5 घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 4 वीक का, यानी कि आपका 30 दिन का स्ट्रैटेजी हो गया। अब इसके बाद जो अगला 15 दिन आता है, 30 दिन तो हमने बिल्कुल मजे मजे में बिता लिए, और ईमानदारी से बिताओ, इतने दिन तो कर लिए ना मस्ती, अब और कितनी मस्ती करोगे। तो 15 दिन, जो अगला 15 दिन आएगा, उसमें आपको क्या करना है बेटा, उसमें आपको करना है लास्ट रिवीजन, नया कुछ मत पढ़ो। लास्ट के 15 दिन ना, मतलब 15, कसम खा लो 15 नवंबर से नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, करंट अफेयर भी तो पहले का ही आना है, तो नया कुछ नहीं, जो पुराना पढ़ा है उसको बस रिवाइज करना है। और प्लस टेस्ट लगाओ, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बोले ना कि सेल्फ एनालिसिस आपका एग्जाम हॉल में होगा ना, वही सेल्फ एनालिसिस पहले ही करके जाओ। तो टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यूज तो पहले ही कर लेना, टेस्ट उस समय लगाना, तो उससे क्या होगा। और टेस्ट अभी मत लगाना, अभी बहुत ज्यादा टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अभी कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट क्लैरिटी की जरूरत है। हाँ, जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं वो आराम से टेस्ट लगाओ, लेकिन जो बच्चे अभी सीरियस हुए, क्योंकि अधिकतर बच्चे, मतलब ये हमारी आदत, हमारे ब्रेन की आदत हो चुकी है, अभी हमारी तैयारी 10-20% हुई होगी, बाकी का 80 अभी बचा हुआ है, फाइनल टचअप बचा हुआ है, ठीक है। अब कुछ ऐसा, हाँ सोर्सेस, चलो सोर्सेस बता देती हूं मैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम सोर्सेस कैसे करें, तो देखो बेटा, इंग्लिश का आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, इंग्लिश का कोई भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक, अरिहंत वगैरह का कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो। हिस्ट्री में आपको पता है स्पेक्ट्रम उठाना है ना, मतलब यूनिवर्सल है, ये स्पेक्ट्रम उठाइए आप। पॉलिटी में आप हमारे लेक्चर पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, हमारा जो लेक्चर्स है उस पे आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स है लक्ष्मीकांत वगैरह, तो उसमें आपको लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है, और हम आपको लिमिटेड ही बताएंगे, तो उसमें आप रिलाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में भी आप एक स्टैंडर्ड नोट्स उठा सकते हो, कोई सा स्टैंडर्ड नोट्स, या रमेश सिंह की किताब है तो वो उठा सकते हो, ठीक है। आईआर, लेबर लॉ, हमारे लेक्चर्स इनफ, मोर देन इनफ, उसमें से तो एक भी सवाल नहीं जाने वाला, जो भी स्टैटिक के सवाल है उसमें से एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी अगेन लेक्चर्स, कुछ पेंडिंग है बेटा सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स वगैरह, तो उसको आप कवर कर लो उसमें से, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, हाँ इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत आते हैं, तो एनसीईआरटी इज ए मस्ट, ठीक है, एनसीईआरटी का भले समरी पढ़ लो लेकिन पढ़ लो। उसके बाद अकाउंटिंग में फिर मैं कहूंगी हमारे लेक्चर्स, क्यों, क्योंकि ये तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, है ना, और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, मुश्किल से 10-12 लेक्चर और बचे, 10-12 लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में हम लेकर आएंगे लेक्चर्स, क्योंकि कंप्यूटर का कोई एक कंसोलिडेटेड सोर्स नहीं है, बट आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो,
क्लास 11-12 की, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उतना आपको काम नहीं है, तो हम इसका भी सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। क्वांट के लिए भी कोई भी स्टैटिक बुक उठा लीजिए, RS अग्रवाल वगैरह है, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करिए। साइंस में तो आपको पता है लूसेंट उठाना होता है ना, लूसेंट उठाना होता है आपको, और उससे प्रैक्टिस करनी होती है। और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी एक आप मंथली मैगजीन उठा लीजिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें तो हमारी हो गई। अब क्या बच गया? अब बचा कुछ नमक मतलब कि जो टॉपर स्ट्रैटेजी है, मतलब आप में और उस टॉपर में, मतलब ये रोड नॉट टेकन और रोड टेकन, ये वाला, ये जो रोड नॉट टेकन और रोड टेकन है, इसमें फर्क क्या है? तो कुछ नमक का फर्क है। अब ये नमक क्या है जरिए जानते हैं, तो आइए बताते हैं। सबसे पहला है बेटा लिमिटेड रिसोर्स। अब सुनने में लगेगा कि मैडम ये तो खोदा पहाड़ निकली चुईया हो गया, बट यही स्ट्रैटेजी है कि लिमिटेड रिसोर्स जितना रखोगे, 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो। बेटा सेशंस आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट से लेके 5 घंटे 10 घंटे तक का। अब आपको चूज करना है, स्मार्टली चूज करो और फिर उसमें चिपके रहो। ये नहीं कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और पता चला एग्जाम में इधर उधर होते होते अगले एग्जाम में फिर पहुंच गए। इसी बार सिलेक्शन लेने का सोचो। और अगला क्या है बेटा? मल्टीपल रिवीजन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं पहली बार आपको बता रही हूं, आपने कभी सुना नहीं होगा। हर टॉपर, जब आप टॉपर बनोगे ना, तो आप भी यही मंत्र दोगे। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी मैं भी जब पढ़ रही थी ना, तो मुझे भी यही लगता था क्या होगा इससे, मैं ये भी कवर कर लूं, मैं ये भी थोड़ा कवर कर लूं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? प्रैक्टिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? आपके डेली टारगेट्स। रोज कितना टारगेट रख रहे हो, और प्लीज रियलिस्टिक टारगेट रखना, अनरियलिस्टिक टारगेट मत रखना। ये मत कहना कि एक ही दिन में माउंट एवरेस्ट पहुंच जाओगे, प्लीज। भले आप घंटे का टारगेट रखो, दिन का टारगेट रखो, ठीक है। तो आपके जो डेली टारगेट्स है प्लस शेड्यूल, नहीं तो यही सोचते रहोगे कि ये पढ़ लेते और पता चला कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो मतलब कि ठीक है, यूपीएससी में फॉर्म भरने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार पहुंच जाओगे फॉर्म भरने। सिलेक्शन लेकर के साइड हटो। तो ये जो 4 की मंत्राज हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अजूबा मंत्रा नहीं है, पर सक्सेस श्योर करता है। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन सिखाता है हमको, ठीक है। तो ये था हमारा ये 45 डे स्ट्रैटेजी। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई क्वेरी होती है बेटा, कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, हर सुविधा उपलब्ध है। आप हमसे डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि आपका हमारा इतना रिश्ता तो है ही, तो आप हमसे बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं कि मैम हमें ये पढ़ा दो, मैम हमें ये चाहिए, पर पढ़िए। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, 1 महीने में एग्जाम खत्म हो जाएगा, और एग्जाम जब 1 हफ्ता बचेगा ना, तो सोचोगे काश 1 महीना बचा होता तो हम तो बिल्कुल तीर मार लेते, ठीक है। तो अभी वो तीर मारने का समय है, क्योंकि अभी 45 दिन बचे हुए हैं। और 45 दिन में, जैसा मैंने आपको कहा कि जब महाभारत 18 दिन में लड़ी जा सकती है, तो 45 दिन एक एग्जाम को क्रैक करना इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बस आपका डेडिकेशन चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में PYQs के साथ, अकाउंट्स के सेशंस के साथ, और जो सेशन आप कहेंगे वो हम लेकर आएंगे, पर आप पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।